हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एक और न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ और मुझे इस स्टोरी को सोच के ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। शायद आप लोग को भी सुनकर इसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और इस स्टोरी का नाम है माई टेडी डैडी। ओके, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, यह एक श्यानवांग है और ऊपर से मॉडर्न है। ओके, तो चलिए स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की बहुत ही अच्छे से एक बिजनेस पार्टी चल रही हुई होती है। और कुछ देर के बाद जब इसका पार्टी ख़त्म हो जाता है तो सब लोग अपने अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। एक कार में दो पर्सन बैठे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वो दोनों सन और फादर थे। फादर अपने बेटे से कह रहा था कि तुम्हें वो पार्टी कैसी लगी, तो इस पर उनका बेटा कहता है कि डैड ये बहुत ही अच्छी थी, फिलहाल बाकी सब पार्टी से तो ज़्यादा अच्छी ही थी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते जा रहे होते, तभी उनके कार के सामने कुछ लोग आ जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपना कार रोकना पड़ता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं उन कार से निकल के और उनके पास हमला करने लगते हैं। उनकी कार का शीशा भी फोड़ देते हैं और उनमें से उन दोनों बाप बेटों को बाहर निकाल लेते हैं। और उस पर्सन को, यानी कि जो कि फादर था, उसे कुछ लोग बहुत पकड़े रहते हैं और उनके बेटे को वो लोग ज़बरदस्ती ही कहीं और ले जा रहे होते हैं। वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा होता है और उन सबके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसे जो बॉडीगार्ड्स पकड़े हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा ट्रेनी पर्सन और ख़तरनाक लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह उन सबसे खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। वह उन सबको बहुत ही ज़्यादा अपने आप से धक्का कर रहा होता है और अपने डैड को चिल्ला रहा होता है, डैड डैड आपको कुछ हुआ तो नहीं। और वो उन सबसे कहता है, मेरे डैड को छोड़ दो, तुम लोग कौन हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दो। लेकिन वो पर्सन किसी की भी बात नहीं मानते हैं और उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा मार पीट कर वहीं पे छोड़ देते हैं और उसके बेटे को यानी कि किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बेटे के मौत पे ये रख देते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे वहाँ से ले जाया जाता है। वो लोग एक रूम में लाकर उसे पटकते हैं और उसे 4-5 बॉडीगार्ड से बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए थे। वो बहुत छटपटा रहा होता है उनसे छूटने के लिए, मगर वो लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरा कहना नहीं माना, अब उन्हें सज़ा तो भुगतना ही होगा, उन्हें तुम्हारे लिए तो हमारा काम करना ही होगा। लेकिन वो कहता है कि मेरे डैड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो तुम लोगों के इलीगल कामों में मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। तो उस पर वो पर्सन कहता है, बच्चे बच्चे तुम नहीं जानते हो, किसी को भी अपने इकलौते परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और तुम अपने डैड के इकलौते परिवार हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें बर्थ देते समय ही डेथ कर गई थी। इसी वजह से तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, मेरे ये कदमों में अपनी नाक भी रगड़ेंगे, समझ में आया। और ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पता है विन रोहान, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार मैं यहाँ से छूटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी निस्ते नाबूद मिटा दूंगा। तो वो कहता है, ओ बच्चे तुम कहीं और जाके ये खोखली धमकी देना, हमें इससे कोई बच्चे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। और अपने एज को देख के बात किया करो, बस 20 साल के ही हो और इतना ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। अपने बड़ों से कैसे बातें करते हैं तुम्हें तुम्हारे डैड ने बताया नहीं है। उस पर वो कहता है कि बड़ों से कैसे बातें करना है वो मुझे तुमसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। जिन्हें रिस्पेक्ट देना होता है मैं उन्हें ज़रूर देता हूँ, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, समझ में आया। और अपने काम से मतलब रखो और मुझे छोड़ दो। इस पे वो कहता है कि बच्चे अब तो ऐसा होने वाला नहीं है, बस एक बार तुम्हारे डैड मेरा काम कर दे, उसके बाद मैं ज़रूर छोड़ने की तुम्हारी सोचूंगा। और वो उसे कुछ डॉक्टर्स को बुलाते हैं, यानी कि साइंटिस्ट को, और उसे एक इंजेक्शन लगवा देते हैं। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वो कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि सॉरी बच्चा, मगर तुम्हें शांत करने के लिए ये ज़रूरी था, और शायद कुछ समय के लिए तुम कोमा में भी चले जाओ, इसके लिए तुम्हें ऐसे बेहोश करना ज़रूरी था। और ऐसा ही ये सब सुनते सुनते जब तक वो बेहोश हो चुका होता है, वो लोग उसे उठाकर बहुत ही ज़्यादा और भी कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे एक स्ट्रक्चर पे लेटा देते हैं, उसके बॉडी पे एक स्कैनर मार्क लगा के, जैसे कि वो किसी चीज़ का सेल करने वाला बॉडी हो, ऐसा टाइप का। और वो लोग उसके वहाँ से पार्सल कहीं और कर देते हैं, आई मीन उसे कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस पर्सन को दिखाया, यानी कि उसके डैड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में वहाँ पड़े हुए होते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे उठाकर, आई मीन यानी कि उस रोड से कुछ लोग जाने लगते हैं, तो वो देखते हैं एक पर्सन को वहाँ पे गिरा हुआ, तो वो लोग उसे जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद वो ठीक हो जाता है और वो आता है अपने कंपनी वेक कॉर्पोरेशन,
वह कोई और नहीं वी चांग से थे और उनका बेटा वी वुजियान, जिसे उन लोगों ने किडनैप किया था और पता नहीं उनके साथ क्या ही एक्सपेरिमेंट किया था। वी चांग से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उनका बस एकलौता फैमिली मेम्बर था। वो उसे किसी भी कीमत पे खोने के लिए काबिल यानी कि खोने के लिए मंजूर नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा सोर्स लगाते हैं विंग को खोजने के लिए, मगर विंग का कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे तो करे क्या। इसी बीच उनके यहाँ बिन रोहान की एंट्री होती है। वो बिन रोहान को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम्हें आखिर एक मरते में समझ में नहीं आता है, तुम जैसे इंसान को इतनी इलीगल धंधे करते हो और ऊपर से तुम चाहते हो कि तुम्हारे ब्लैक मनी को मैं अपने कंपनी के तरफ से वाइट मनी में ट्रांसफ़र कर दूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब है। अगर तुमने फिर से वही बात लेके मेरे सामने बैठे तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा तुम्हारे साथ। गार्ड्स गार्ड्स ऐसे करके वो चिल्लाने लगते हैं। तो वो कहता है जस्ट चिल बी चांग से, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो या फिर एक ये बस एक वीडियो देख लो, शायद इसे देखने के बाद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। वे चांग से उसकी तरफ देखने लगते हैं कन्फ्यूज़न लुक के साथ। आखिर ये बोलना क्या चाहता है, यानी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनके ऊपर हमला करने वाला और उन्हें उनके बेटे को ले जाने वाला कौन था। इसी वजह से वो कन्फ्यूज़ थे। विन रोहान उसे एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर वी चांगसे की तो आँख बड़ी-बड़ी हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है विन रोहान, तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। इस पे विन रोहान कहता है कि वी चांगसे, तुमने आज अभी तक मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कितना लेवल तक गिर सकता हूँ अपना काम करवाने के लिए। इसलिए इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी बातें मान लो और अपने बेटे को अगर सही सलामत चाहते हो तो मेरा काम कर दो। इस पे वी चांगसे कहते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ इलीगल काम के लिए तुम पे अरेस्ट यानी कि तुम पे केस करूँगा। इस पे वो कहता है श्योर, बहुत शौक से जाके करो। अगर वो लोग मान गए तो कोई बात नहीं। इस पे बेन रोहान की बातें सुनकर वी चांग से और भी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर बैठूँगा। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस पे बेन रोहान कहते हैं कि इतना कुछ देखने के बाद भी तेवर अभी भी नहीं गए, ठीक है, मैं तुम्हें बस 2 दिन का मोहलत देता हूँ, सोच समझ के और सही फैसला लेके बता देना। उसके बाद तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। और वो वहाँ से चला जाता है। यही दूसरे तरफ वी चांग से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे थे। वो अपने बेटे को नहीं खो सकते। वो अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और विंग जी यानी कि अब हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसे न जाने उन लोगों ने कौन कौन सा इंजेक्शन और उसके बॉडी पे कौन कौन से मशीन्स फिट किए थे। और इसी के कारण उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी ही बॉडी उसके यानी कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही होती है। और कुछ ऐसा ही होता है, उसकी बॉडी उसके यानी कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल कर पास में रखे एक गुड्डे के अंदर चली जाती है, जो कि कब से वहीं पे रखा हुआ होता है। और विंग की बॉडी उस यानी कि विंग की सोल उस गुड्डे के अंदर चली जाती है। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने बेड पे लेटे हुए अपने बॉडी को देखता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी वहाँ है तो वो आखिर है तो है कहाँ। और वो अपने आप को टच करने लगता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ और किस चीज़ के अंदर है। वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि उसे वहीं पे एक मिरर रखा हुआ है, जहाँ पे जाकर वो देखता है तो खुद को देख के इतने ज़्यादा शॉक में आ जाता है कि वो बेचारा 2 कदम पीछे हो गया, धप से नीचे गिरता है। तो लेकिन वो तो खैर एक गुड्डे के अंदर था तो उसे चोट नहीं लगती। और वो उठता है, अपने फेस को टच करके अपने आप को टच कर करके देखने लगता है कि आखिर वो इस गुड्डे के अंदर कैसे आ गया। वो अपने आप को खूब आगे पीछे देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा शौक में था। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से जाकर एक जगह पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे विन रोहान का बेटा विन चाओ आते हैं। वो विंग के पास जाकर कहता है कि वी वुशियान, आखिर तुम्हारे डैड इतनी ज़िद्दी क्यों है। अगर वो मान जाते तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वैसे तुम्हारी बॉडी भी तो चाहिए थी, उसकी एक ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर के ऑर्गेन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवी दाम पे यानी कि बिकने वाले हैं। तुम्हारे ब्लड जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्लड है, इसलिए तो हमें दोनों साइड से प्रॉफिट हो रहा था। इसलिए हमने तो तुम्हें भी किडनैप कर लिया। लेकिन तुम्हारे डैड को इसी का धमकी दे दे के हम अपना काम भी करवा लेंगे और तुम्हारे से तुम्हारे बॉडी का भी सेल कर देंगे, तुम्हारे ऑर्गन्स का उसके अंदर का। ऐसा ही कह के वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। और विंग ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे अब जल्दी कुछ करना होगा, उसे जल्द से जल्द अपनी बॉडी को यहाँ से निकालना होगा। वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ से निकले तो निकले कैसे। वेन चाओ ऐसा ही घूम रहा होता है पूरे में, तभी उसे हुआ गुड्डा दिखाई देता है। वो नर्स को बुलाता है और कहता है ये गुड्डा यहाँ कैसे आया। तो वो कहते हैं पता नहीं, वो यहीं पे है, यहीं पे पता नहीं कब से रखा हुआ था। तो इसी पे वेंसु आके कहता है कि बॉस यानी कि वेंसु नहीं सॉरी
वेंचू उसका सेकंड ब्रदर था। वो कहता है ब्रदर आप कैसे भूल गए हो, इसे आपको किसी को गिफ्ट करना था, क्या भूल गए? तो इस पे वेंचू कहता है यानी कि वेंचाओ कहता है ओह यानी कि तुम ले आए थे। तो वो कहता है वेंचू कहता है हाँ ब्रदर मैं ले आया था। तो ठीक है जाओ इसे पैक करवा दो। और वो उसे ले जाकर पैक करवा देता है। वेंचाओ उसके कुछ देर के बाद भी वहाँ से चला जाता है। विंग बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट मूव थोड़ा भी नहीं करता है ताकि उन्हें थोड़ा भी शक हो। वो लोग ले जाकर उसे एक बड़े से बॉक्स में पैकिंग कर देते हैं। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वेंचाओ उस बॉक्स को लेकर किसी के घर पर जाता है जहाँ अभी बर्थडे पार्टी चल रहा होता है। अब वो उसे एक इंसान को दे देता है जो कि ज़्यादा नहीं हाईएस्ट तो 18 साल का था। और वो उसे दे देता है, कहता है हैप्पी बर्थडे लैंड वांगची। जी हाँ, वो किसी और नहीं हमारे लैंड वांगची के पास गया था, यानी कि विंग हमारा अब पार्सल हो चुका है लैंड वांगची की तरफ। अब इसके आगे का सीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विंग वो लैंड वांगची का नाम सुनता है। वो कहता है कि ये कौन है, शायद इसी का कोई रिलेटिव होगा। और वांगजी उसे देखकर कहता है कि वेंचाओ इसमें क्या है, क्योंकि वेंचाओ को वांगजी का अभी बेस्ट फ्रेंड बना हुआ था, क्योंकि वांगजी को उसके बारे में कोई भी पता नहीं था। और वेंचाओ उसी को दे देता है। वेंचाओ भी 20 ईयर्स का यानी कि विंग के एज का ही था। और वेंचाओ वांगजी के कॉलेज में पढ़ता था, उसका सीनियर था और उसे काफ़ी पसंद करता था। लेकिन वांगजी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, उसे बस सीनियर ही समझता था। और वेंचाओ वांगजी को इस वजह से जानता है क्योंकि वेंचाओ के डैड और वांगजी के डैड दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं और उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है उनके इलीगल कामों के बारे में। वो लोग पार्टनर्स हैं। ओके, और हम आगे देखते हैं। वांगजी उस गिफ्ट को लेता है और कहता है कि वेंचाओ आखिर इसके अंदर क्या है। तो वो कहता है वांगजी एक बार खोल के तो देख लो कि आखिर क्या है। वेंचाओ की बातें सुनकर वांगजी जब खोल के देखता है तो उसके अंदर देखता है टेडी डियर। टेडी कितना खूबसूरत टेडी था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है वो टेडी। वांगजी जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है वाओ वेंचाओ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, थैंक यू सो मच, ये मुझे चाहिए था। तो वेंचाओ कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें पसंद आया? तो वेंचाओ की बात सुनकर वांगजी कहता है हाँ मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू। और वो उस टेडी को उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग किया रहता है। और विंग अपने मन में सोचता है यार तुम 18 साल के हो चुके हुए हो, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, और यार तुम्हारा क्या ही होगा। और कुछ देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है। विंग यानी कि वांगजी अपना केक कट करता है, सब में केक खिलाता है और पार्टी बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही होती है, क्योंकि वांगजी के मॉम डैड उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और वो उनका सबसे छोटा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से पार्टी चलती है। कुछ देर के बाद वो पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग उस यानी कि वांगजी उस टैडी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा होता है और वो उसे लेकर अपने रूम में जा रहा होता है। तभी नीचे से वांगजी की मॉम चिल्लाकर कहती है वांगजी अब उस टैडी को छोड़ भी दो, वो तुम्हारा ही है, चलो आओ नीचे डिनर कर लो। तो वांगजी कहता है नहीं मॉम मैं डिनर नहीं करूँगा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने बहुत कुछ खा लिया है, मैं जा रहा हूँ अब अपने रूम में। और वांगजी वहाँ से दौड़ कर चला जाता है अपने रूम में और वो टैडी को लेकर अपने बेड पे चला जाता है और वो टैडी से बातें करने लगता है। कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, इतनी ज़्यादा प्यारे हो यार, मैं तुम्हें हमेशा से अपने पास चाहता था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मगर तुम तो सेल हो चुके हुए थे और इस वेंचाओ ने तुम्हें मुझे ला कर दिया, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो ऐसा ही उस टैडी से बातें कर रहा होता है नॉनसेंस की तरह। और वांगजी यानी कि विंग अपने मन में बस ऐसे ही इतना ही कहते जाता था नॉनसेंस, स्टूपिड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, बच्चों की तरह। यार मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे अपने डैड के पास भी जाना है, अब मैं कर दो करो क्या, ये मैं कहाँ आके फंस गया। और वांगजी नॉन स्टॉप उसके साथ बातें करे जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वांगजी इसमें थोड़ा जॉली नेचर का और बहुत ही ज़्यादा खुले मिजाज का है और बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, सबके साथ रहता है। वो कोल्ड प्रिंस इस बार नहीं है। ओके, वांगजी उसे ऐसे ही टाइटली हक करके सो जाता है, मगर विंग को नींद नहीं आ रहा है क्योंकि उसे बस अपने डैड की फ़िक्र हो रही होती है। और वो भी कुछ देर के बाद लेकिन सो ही जाता है। यार वो भी तो इंसान ही है, भले एक डॉल के अंदर घुस गया मगर वो तो एक इंसानी की सोल है ना, इसी वजह से वो भी सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी उठता है, उस डॉल के किस करता है बहुत ही ज़्यादा, और उस यानी कि उसके फेस पे पूरी पे किस करता है और उसे गुड मॉर्निंग माई डैडी डैडी कह के उठ जाता है और तैयार होने चला जाता है। और विंग सोचता रहता है क्या इसने टेडी डैडी, ये इसने कैसा नाम दिया है मुझे, टेडी तो ठीक है लेकिन इसने डैडी क्यों कहा। और उसे समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो अभी क्या करे, वो आराम से अपना बैठा हुआ था बेड पे। तभी वांगजी आता है फ्रेश होकर। और वांगजी को ऐसे देखने के बाद तो विंग आंखें फाड़ फाड़ के वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वांगजी ने सिर्फ अपने ब्रेस्ट यानी कि कमर के अराउंड सिर्फ तौलिया को लपेटे हुआ था, उसकी पूरी बॉडी की खुली हुई थी और उस पर पानी के बूंदे थे, उसके सिर पे से पानी की ड्रॉप्स नीचे आ रही होती ससरते हुए, जिसे देखकर तो विंग
एक ग्लब करता है और उसकी गले बहुत ही ज़्यादा सूख चुके थे। उसे ऐसा फील हो रहा होता है और वो बस उसे देखे जा रहा होता है अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर। अभी वांग जी आईना में देखता है उस टेडी को और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेमलेस हो, तुम कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे हो। तो विंग उसे देखकर चौंक जाता है, कहता है और वो बोल बैठता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं देख, यानी कि तुम मुझे देख पा रहे हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस पे विंग वांग जी चौंक जाता है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस टेडी को देखने लगता है और कहता है, तुम बोल भी सकते हो, मुझे तो पता नहीं था। वो जल्दी से आता है दौड़कर उस टेडी के पास, उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम सच में बोल सकते हो क्या। वाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुम बोलने वाले टेडी हो, वाओ। और वो उस टेडी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। विंग उसे कहता है, अरे मेरे से दूर भी तो हो, कितना ज़्यादा मुझसे चिपकते रहते हो। तो इस पर वांग जी उससे दूर होता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम बातें कैसे कर सकते हो। वो विंग तो पहले सोचता है कि वो उसे बता दे, लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो इसके पहले विंग उस पर कहता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे। तो वो कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम मेरे प्यार से क्यूट से टेडी डैडी हो, मैं ज़रूर तुम पे ट्रस्ट करूँगा, बोलो क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि यानी कि उसके साथ जो भी घटना हुई होती है, जो भी कांड हुआ होता है, वो सब कुछ वांग जी को बताता है। लेकिन वांग जी कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम एक इंसान की सोल इस टेडी में कैसे आ सकते हो, ये तो बिल्कुल फिल्म की तरह है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, समझ में आया। तो वो कहता है, अच्छा आज तुम जो मुझसे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्या, कोई टेडी भी बातें कर सकता है अगर उसके अंदर ये भी, यानी कि क्या कहते हैं यार, मशीन भी हुआ, यानी कि बोलने वाला टेडी भी हुआ, तो बस तुम्हारी बात को रिपीट कर सकता है, तुमसे बातें नहीं कर सकता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, मगर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यार, तुम समझने की कोशिश करो। तो कहता है, हाँ मुझे पता है कि इस सिचुएशन में कोई भी ट्रस्ट करना मुश्किल है, मगर प्लीज़ यार तुम मेरी सिचुएशन को समझो, अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, वरना वो लोग मेरे बॉडी के साथ क्या करेंगे मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मैं मेरे डैड का इकलौता बेटा हूँ, मेरे डैड के आगे पीछे कोई है भी नहीं, मेरी मॉम भी नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे डैड को पास जाना है और उन्हें बताना है कि वो लोग क्या क्या करने वाले हैं। और तुम जो बेंचाव के पीछे पड़े रहते हो वो भी बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है, तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तो उस पर वो कहता है कि देखो मैं उसे पसंद नहीं करता, बस वो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है, इसी वजह से मैं उनसे बातें कर लेता हूँ, समझ में आया तुम्हें। तो कहता है, हाँ ठीक है कुछ भी, मगर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम उन सबसे दूर रहा करो। और एक और बात, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो यार, मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हूँ। तो विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी भले ही बच्चों की तरह हरकतें करता था, मगर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो छोटी से छोटी बातों को भी बहुत जल्दी समझ जाया करता था। इसी वजह से वांग जी सब कुछ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पहले बताओ हमें करना क्या है, तुम्हारी बॉडी को आज़ाद करना है या तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म करना है। तो वो कहता है कि मैं अपने डैड को फ़िलहाल अभी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बस एक बार जानकारी निकालना चाहता हूँ कि उस वेंचाव के डैड ने आखिर मेरे डैड से क्या शर्त रखी है मेरे बदले। तो कहता है ओके, इसके पहले इसे यानी कि ये पता करने के लिए तो हमें तुम्हारे शहर जाना पड़ेगा, यानी कि शंघाई। तो कहता है कि हाँ प्लीज़ कुछ करो, मेरे डैड के पास जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पता नहीं वो वेन रोहन क्या कर बैठेगा और वेंचा भी। तो वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा, पहले मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, तुम कब से मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो। वो अपने जॉली नेचर में वापस आ चुका होता है। विंग अपना नज़र हटा लेता, कहते जाओ ना कपड़े पहन लो, कुछ नहीं कहा था तुम्हें मेरे सामने ऐसे आने के लिए, तुम ही खुद आए थे। तो कहता ओह मैं आ गया था, और तुम जो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखे जा रहे थे उसका क्या। तो कहता है तुम्हारी गलती है ना, तुम मेरे सामने आ गए तो मेरी नज़र चली गया, मैंने देख लिया। कहता ओह सच में तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और वो उसे यानी कि उसके गाल को पकड़ के खींचने लगता है। वो कहता है ओह हेलो, मैं अभी टेडी हूँ, तो इसलिए तुम ऐसे खींचना बंद करो। हाँ वो कहता है इसलिए तो खींच रहा हूँ क्योंकि तुम बोल रहे हो इंसान की तरह। तो वो कहता है ओह हेलो, मैं इंसान का ही सोलूँ, इसीलिए इंसान की तरह ही बोलूँगा ना। हाँ हाँ ठीक है तुम बैठो, मैं बस 2 मिनट में। वो जल्दी से वांग जी जाता है और रेडी होकर बाहर आ जाता है और अपने टेडी को लेकर नीचे चला जाता है। तो उसकी मॉम कहती है, मैडम लैनी कि वांग जी तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, उस टेडी को अपने रूम में रख दो और अपना फिर काम हो करो और अपने कॉलेज जाओ। तो इस पर वांग जी कहता है, नहीं मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। और वो आता है कॉलेज, यानी कि अपना डिनर या अपना ब्रेकफास्ट करता है और वांग जी ये विंग को अपने पास ही पकड़े रहता है। विंग तो बस उसके साथ खड़ा हुआ था। और वांग जी जब अपना कर लेता है तो वो कहता है कि मॉम मैं अभी कॉलेज नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो विंग के बारे में यानी विंग की हेल्प करने के लिए वो कॉलेज नहीं जा सकता था। इसलिए वो कहता है कि प्लीज़ मामा मुझे कुछ दिन के लिए हेल्प चाहिए, मुझे यानी कि यार मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मैं नहीं जा पाऊँगा कॉलेज। तो वो कहते क्या हुआ बच्चा, क्या तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो वांग जी कहता है नहीं मम्मा प्लीज़ मुझे नहीं जाना, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, बस अभी उतना अभी तुरंत ही
अभी जस्ट सरप्राइज़ टेस्ट गया है, तो इसी वजह से अभी उतना ख़ास कुछ ही नहीं है। इस वजह से मैं अभी नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मम्मा, अभी तो मैं अभी टेस्ट से बाहर आया हूँ, फिर और पढ़ाई नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे कुछ दिन के लिए लीव चाहिए मम्मा, प्लीज़। तो उसकी कहती है ठीक है, जाओ आओ वांगजी। उस डैडी को लेकर बाहर निकलने लगता है, तो लैनी कहती है तुम उस डैडी को लेकर कहाँ जा रहे हो, उसे घर में छोड़ कर जाओ। तो वांगजी कहता है नहीं मम्मा प्लीज़, मुझे मेरे डैडी को अपने पास रखने दो ना प्लीज़। और वैसे ही करके भाग जाता है जल्दी से अपना चाबी लेके, और उसकी मदर पीछे से चिल्लाती रहती है, मगर वांगजी वहाँ से अपना बाइक उठाता है और विंग को अपने पीछे बैठा के वहाँ से भाग लेता है। उसकी मदर अपना सर को शेक करती है और कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता, ना जाने इसका क्या ही होगा। और वांगजी वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है और वो विंग से कहने लगता है कि अब आगे बताओ हमें करना क्या होगा। तो विंग कहता है कि पहले तो मेरे डैड से कांटेक्ट करना होगा और उन्हें बताना होगा सब कुछ, यानी कि यही मेरे बारे में कि आखिर वो लोग मेरे साथ क्या क्या करना चाहते हैं। तो वांगजी कहता है अगर मैं तुम्हारे डैड को ये सब बताऊंगा तो उन्हें मुझ पर शक नहीं हो जाएगा कि मुझे ये सब कैसे पता। तो विंग कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अब हम करें तो करें क्या। तो विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है ठीक है, हम कुछ सोचते हैं। और वो लोग ऐसा ही वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ दिन बीतने लगता है। विंग वांगजी की यानी कि वांगजी विंग की मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है और वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो चुका होता है। इस पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। एक दिन विंग अपने यानी कि वांगजी अपने रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पे वेंचाओ आ जाता है और वो वांगजी को उसे कहता है कि वांगजी तुम मेरे साथ चलो, डिनर पे हम चलेंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना। ऐसा ही बकबक करने लगता है। तो विंग पीछे से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है और वेंचाओ बहुत ही ज़्यादा फट्टू टाइप का था, यानी कि उसे भूतों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। और विंग ऐसा ही आवाज़ निकाल रहा होता है और उसे कहता है कि मैं इसका पिछले जन्म का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम आखिर हो कौन, तुम इसके पास आए कैसे, तुम इसे नहीं ले जा सकते इसको मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर इसके आसपास भी है तो। ऐसा ही करके वो वेंचाओ को डरा रहा होता है। वेंचाओ की तो भाई फट के चार हो चुकी हुई होती है, वो वहाँ से भाग जाता है और वांगजी को कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो वहाँ से भाग ले लेता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। अब वो दोनों हाई फाई करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच तुम्हारा मेरी हेल्प करने के लिए। तो इस पर वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है अरे यार कुछ भी नहीं, तुम मेरी इतनी हेल्प करो, क्या मैं तुम्हारी इतनी सी नहीं कर सकता। तो इस पर वांगजी कहता है थैंक यू सो मच। ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए मेरे को बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब होता रहता है इसको देख देख के। तो विंग कहता है कि अच्छा चलो छोड़ो, अब हमें आगे सोचना होगा, यानी कि अब मैं हमारी बॉडी को वहाँ से निकालने के लिए कुछ करना होगा। तो विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रा ये बताओ कि आखिर तुम दिखते कैसे हो। तो वांगजी की बातें सुनकर विंग कहता है तुम्हें आखिर मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना। तो इस पर वांगजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जानना चाहता था तुम्हारे बारे में, आखिर तुम दिखते कैसे हो, तुम तो कुछ और ही ले रहे हो अपना मुंह अंदर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वांगजी विंग ऐसा ही मजाक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं और उनका दिन ऐसे ही बीत रहा होता है। विंग वांगजी दोनों ही प्लान बनाते हैं उस यानी कि उस हॉस्पिटल में जाने का जहाँ विंग की बॉडी को रखा गया था फ्रीज करके, यानी कि जमा कर यार, क्योंकि उसे सेल तो फिलहाल अभी नहीं करना था, क्योंकि उसकी बॉडी का ब्लड बहुत ही ज़्यादा रेयर था और इसके लिए कोई मोटा बंदा यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैसे देने वाला इंसान चाहिए था। इसी वजह से उसकी बॉडी को अभी रिजर्व करके रखा हुआ था और उसी के हिसाब से फिर उसके डैड से तो काम भी कराना था ना, इसलिए विंग फिलहाल अभी सही सलामत था। और उधर वी चांग से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनके हाथ में लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं है, अब उन्हें किसी भी तरह से वेन रूहान की मदद तो करनी ही होगी। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो इतना सेक्रीफाइस तो खुद का करना ही होगा। और दूसरी तरफ वेन रूहान उन पर इतना ज़्यादा दबाव डाले जा रहा होता है कि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। इसलिए वो एट लास्ट सोचने लगते हैं कि अब लगता है कि उन्हें उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, यानी कि उनका साथ देना होगा उनके इन गलत कामों में। वांगजी का फ़ोन यानी कि तभी यानी कि हाँ यार, वांगजी का फ़ोन चला जाता है वी चांगसे के पास। जब वी चांगसे को सब कुछ पता चलता है कि वो लोग विंग के बॉडी के साथ क्या क्या करने वाले हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा घबराने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें अब डर लगने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से अब अपने बच्चे को वहाँ से निकलवाना चाहते थे। इसलिए वो सोचते कि मैं जा रहा हूँ विंडवान की बातें माने। तभी विंग इधर से कहता है कि प्लीज़ मेरे डैड से मेरी बातें करा, यानी कि विंग जब बोलने लगता है तो उसके डैड्स नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि विंग टैडी में जाने के बाद उसकी वॉइस भी चेंज हो चुकी होती है, बिल्कुल टैडी डैडी की तरह। और उसकी बातें यानी कि विचांग से को समझ में नहीं आ रही होती है। तो विचांग से कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो।
कौन सी बातें कर रहे हो, उन्हें समझ में नहीं आ रही होती फ़ोन पे। तो विंग कहता है कि डैड मैं आपका बेटा विंग बोल रहा हूँ। तो उस पर भी चांगचे कहते हैं कि देखो बच्चा, तुम जो भी कोई हो उसको फ़ोन दो, मुझे तुम्हारी आवाज़ें समझ में नहीं आ रही थी। वांग जी उससे फ़ोन लेके बातें करने लगता है और उसे चुप रहने की कहता है और विंग चुप हो जाता है वांग जी का सुनकर। और यानी कि चांग से वांग जी से बातें करते हैं कुछ देर वांग जी और बात कर लेते हैं। तो वांग जी उन्हें कहता है कि आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उन्हें धीरे धीरे टरकाते रहिए, यानी कि उन्हें टाइम पर देते रहिए और कहिए कि हाँ उनका काम हो रहा है। ऐसे ही उन्हें अंधेरे में रख के उनको ऐसे ही बहलाते रहिए। भी चांग से भी मान जाते हैं। अब हमें विंग की तरफ अच्छी देखते हैं। वांग जी फ़ोन रखने के बाद विंग से कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे डैड को समझ में नहीं आ रही है, इस डैडी में आने के बाद तुम्हारी वॉइस भी चेंज हो चुकी है विंग, तो तुम अपना मुंह बंद रखो और शांति से रहो। अब मैं कर रहा हूँ ना बातें। तो विंग भी शांत हो जाता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी क्या सच में हम लोग अपने प्लान में कामयाब तो हो पाएंगे ना। तो विंग यानी कि वांग जी उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए मदद करेंगे। विंग भी कहता है कि ओके, और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं अपने प्लान पे वर्क करने के लिए। इधर वेंचाओ वांग जी यानी कि वांग जी जब फ़ोन करके वेंचाओ को बुलाता है तो वेंचाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो यही उनके प्लान का हिस्सा था कि वो लोग वेंचाओ को अपना टारगेट बनाएंगे। वेंचाओ वांग जी के कॉल पे दौड़ा चला आता है। वो लोग कुछ देर डिनर करते हैं। विंग दूर अपना बैठा हुआ था और वेंचाओ वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वो दोनों ही डिनर करते हैं। वांग जी वेंचाओ के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है ताकि वह उसे बहला फुसला कर विंग के पास पहुँचने का किसी भी तरह अपना ये निकाल ले, इन्फॉर्मेशन निकाल ले। और वो लोग ऐसे ही बैठे बातें कर रहे होते हैं और वांग जी कुछ हद तक अपने काम यानी कि अपने प्लान में कामयाबी हो चुका था। वो वेंचाओ से काफ़ी हद तक बातें निकलवा चुका होता है और वेंचाओ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि विंग ने उसे या विंग वांग जी ने मिलके जो उसे शराब पिलाई हुई थी उसमें उन लोगों ने कुछ हल्का सा ड्रग्स मिला दिया होता है, जिसके वजह से वेंचाओ अपनी होश में हल्का नहीं था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ यानी कि बहुत ही ज़्यादा बकबक करने लगता है और अब पूरा चीज़ वांग जी के सामने उगल देता है। वांग जी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि हाँ अब वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। और वो विंग की तरफ मुड़कर उन्हें उसे एक आँख मारता है, यानी कि हाँ अब हमारा काम हो चुका है, डन, ऐसा करता है। और वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। विंग यानी कि वांग जी वेंचाओ को ले जाकर एक रूम में सुला देता है और वो बेहोश हो चुका होता है या उस ड्रग्स के असर से। और वांग जी वहाँ से निकलता है और गेट को बंद कर वहाँ से विंग के पास आता है और वो कहता है कि विंग अब हमारा प्लान जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, अब हमें इस पे वर्क करने का टाइम आ चुका हुआ है। विंग वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं अपने वर्क के लिए, यानी कि अपने प्लान पे काम करने के लिए। वो दोनों ही उस होटल यानी कि उस खुफिया बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन लोगों ने पूरा का पूरा लैब बना के रखा था और वही विंग की नहीं बल्कि हज़ारों इंसान की बॉडी वहाँ पड़ी हुई होती है। यह देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि इतनी सारे तादाद में इंसान की बॉडी वो लोग रखे हुए थे और लोग ये सब करने वाले थे, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स बेचने वाले थे। यह सोच कर तो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। वह किसी भी तरह विंग के पास जाता है मगर विंग की बॉडी वहाँ पे नहीं थी। यह देखने के बाद तो वांग जी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी शॉक हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी कहाँ गई। विंग वांग जी वहाँ पे पूरे में तलाश करते हैं मगर विंग की बॉडी वहाँ नहीं थी। विंग वांग जी वहाँ पे तलाश कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ आने की उन्हें फुटवेयर सुनाई देती है। वो लोग जल्दी से जाके एक साइड में छुप जाते हैं। विंग तो फिलहाल वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि वो तो टेडी था तो उसे उतना कोई नोटिस नहीं करता। और वांग जी जाके जल्दी से एक स्टेयर के नीचे छिप जाता है। एक लेडीज़ वहाँ पे आती है जो कि सारे बॉडीज़ को वो देख रही होती है और गिन रही होती है, क्योंकि उसका काम ही यही था कि बॉडीज़ को अच्छे से देखभाल करना, उनके साथ कुछ भी ना हो। और वो ऐसे ही देख रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा मोटी थी वो लेडी। वो यानी कि वो मोटी जब अपना काम उम कर वहाँ से एक स्ट्रक्चर लेकर दूसरे रूम में जा रही होती है तो विंग जल्दी से जाता है और स्ट्रक्चर के नीचे छिप जाता है और वो वांग जी की तरफ देखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। और जब वो मोटी उस स्ट्रक्चर को लेकर दूसरे रूम में दूसरे एक और ही खुफिया रूम में जा रही होती है तो विंग यह देखकर शॉक हो जाता है और वो सब कुछ सारे प्रोसीजर को देख रहा होता है कि कैसे वो मोटी अपने गले से एक कार्ड को निकाल रही है, जिसे स्कैन करने के बाद ही वो दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर चले जाता है। तभी वहाँ वो विंग की बॉडी विंग को दिख जाती है और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि हाँ अब उसकी बॉडी मिल चुकी होती है। विंग अभी फ़िलहाल वहाँ पे कुछ नहीं करता है और वो बस मोटी को देख रहा
होता है वो मोटी अपना सारा काम, यानी कि मोटी नर्स थी यार, सॉरी मोटी, मैं मोटी मोटी कब से बक के जा रही हूँ। वो नर्स अपना सारा काम करके वापस जब निकल के आ जाती है तब विंग वांगजी के पास जाता है और उसे बता देता है सब कुछ। विंग जब उस मोटी से उसका कार्ड लेने जा रहा होता है तभी वह मोटी देख लेती है उस, यानी कि वो देखती है फिलहाल कि एक टेडी उसका कार्ड ले रहा होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो विंग को उठाकर उधर फेंक देती है। इस बात पे विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस मोटी से फाइट करना शुरू कर देता है। वो दोनों ही फाइट करने में बिजी थे, यानी कि वो मोटी नर्स और विंग। तो वांगजी इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो जल्दी से जाकर वो कार्ड को ले लेता है और जब उस कार्ड को उठाता है तो वो मोटी पीछे पलट के देखती है वांगजी को, तभी विंग इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक बड़ा सा डंडा लेके उस नर्स के सिर पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश आ जाती है और विंग वांगजी वहाँ से जल्द से चले जाते हैं उस खुफिया दरवाजे के अंदर। जब वहाँ विंग वांगजी दोनों पहुँचते हैं तो विंग बताता है कि यही मैं हूँ, यही मेरी बॉडी है। और यह देखने के बाद तो वांगजी भी उस तरफ देखता है और विंग जब, यानी कि वांगजी जब फर्स्ट टाइम विंग को देखता है तो वो बस देखता ही रह जाता है, कितना हैंडसम है। भले ही उसका पूरा फेस पेल हो रखा है मगर वो इतना ज़्यादा हैंडसम है कि विंग तो यानी कि वांगजी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन विंग वांगजी को जल्दी से शेक करता हुआ कहता है क्या हो गया, मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ मगर अभी देखने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम अभी इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, हमें डैड की हेल्प लेनी होगी। तो इस पर विंग यानी कि वांगजी कहता है हाँ ठीक है चलो जल्दी से चलते हैं। और वो लोग वहाँ से जल्दी छुपते छुपाते निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद मोटी भी होश में आ जाती है और वो सबको लेके आती देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, तो वो फिलहाल शांत हो जाती है और कुछ अपने बॉस को नहीं बताती क्योंकि अगर उसके बॉस को पता चल गया तो कहीं उसे नौकरी से ना निकलवा दे, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बताती है। वही हमें दूसरी तरफ विंग और वांगजी का सीन दिखाई देता है। वो दोनों जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वांगजी विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करता है और कहता है कि अब हम जीत जाएंगे, अब तुम्हारी बॉडी भी मिल गई, अब हमें अंकल को बताना होगा। तो इस पर विंग भी कहता है हाँ ठीक है जल्दी चलो। वो लोग वीचांग यानी कि वीचांग की तरफ कॉल करते हैं और उन्हें उसे सब कुछ बता देते हैं। वीचांग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि वेन रोहान और तुम्हारे वो दूसरे पार्टनर जो कि कायरों की तरह मुँह छुपा के बैठा हुआ है, अब तुम दोनों का क्या होगा, अब तुम दोनों जान लो कि अब तुम दोनों क्या ही आगे करोगे। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के कहने पे विशान से भी उसे झूठ बोले जा रहे होते हैं कि हाँ तुम दोनों का, यानी कि उन पैसों का, ब्लैक मनी का काम चल रहा है, प्रोसीजर हो रहा है, वो धीरे धीरे वाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी वजह से वो दोनों वो यानी कि वेन रोहाना उसका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो लोग तो अपने पार्टी मगन में बिजी था मगर यहाँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा बम फोड़ने के लिए ये लोग तैयार थे। वी जांग से सारे फोर्स को कंफर्म करते हैं, यानी कि हाँ सारे फोर्स को कंफर्म करते हैं कि अब उन्हें कहाँ जाना है क्योंकि वी कॉरपोरेशन कोई छोटे मोटे कॉरपोरेशन का नाम नहीं था, वो बिजनेस का नंबर 1 बिजनेस का कंपनी है, यानी कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन का कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने कामों के लिए फेमस है। अब से सारी दुनिया जानती है। जांग से सारे फोर्स लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वहाँ से सारे बॉडीज़ को निकाला जाता है, सबको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और विंग के बॉडी को लेकर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाया जाता है जहाँ विंग को वहाँ एडमिट किया जाता है। विंग को कुछ यानी कि सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जाके जल्दी जल्दी चेक करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस इनकी बॉडी को ऐसा इंजेक्शन दिया होता ताकि वो गहरी नींद में यानी कि कोमा में जा सके और उनके बॉडी को, ऑर्गन्स को सही सलामत वो लोग रख सके। ये सब जानकर विन चांगसे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विन रोहान और उसके पार्टनर के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा को पेश करता है, जिसके वजह से विन रोहान और विन यानी कि उसके दूसरे पार्टनर जिसका नाम सामने आ चुका होता है जिन गोंगशियाओ, इन दोनों का सामने आता है और इन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा दी गई थी। इन दोनों की कंपनी को भी बैन करवा दिया गया होता है गवर्नर की तरफ से। इधर वांगजी विंग के पास होश में आने का ध्यान रख रहा, यानी कि सोच रहा होता है कि विंग जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। विंग भी ऐसे ही कुछ यानी कि कुछ समय के बाद विंग का भी हेल्थ अच्छा हो जाता है और वो होश में भी आ चुका होता है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम हो चुकी होती है क्योंकि विंग वांगजी को भूल चुका होता है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि कोई वांगजी भी था जिसने उसकी मदद की थी या फिर उसका एक पल के लिए एक समय के लिए फ्रेंड था। ये विंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो अपने डैड को देखता है तो अपने डैड को हक कर लेता है। विजांग से भी अपने बेटे को जब देखते हैं कि हाँ उनका बेटा अब ठीक है, सही सलामत है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांग भी यानी कि विंग को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं।
तभी वहाँ पे वांग जी आता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। तो इस पे विंग की बातें सुनकर वांग जी को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो समझ नहीं पाता है क्या वो करे क्या करे तो करे क्या। इस पे विचांग से कहते हैं कि विंग ये तुम्हारा फ्रेंड है, इसी ने तो तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने में मदद की है। यानी कि विचांग की बात सुनकर विंग कहता है कि पर डैड मैं इसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि विंग अपने जब टेडी के यानी कि टेडी के भेस में था तब वो अपनी उस टाइम की मेमोरी लॉस कर चुका होता है अपनी बॉडी में आने के बाद। यह जानकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि हाँ अब उसका फ्रेंड उसे नहीं पहचान सकता। उसे बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद विंग भी चला जाता है अपने डैड के साथ अपने घर पर, लेकिन वहाँ वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड लगने लगा होता है क्योंकि उसे विंग की आदत हो चुकी होती है और विंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उधर विंग को भी अपने दिल में कुछ खाली खाली फील हो रहा है, उसे बार बार उसी लड़के का ख्याल अपने दिल में आ रहा होता है। वो बस अपने माइंड पे प्रेशर कर रहा होता है कि हाँ उसे कुछ भी याद आ जाए कि आखिर उस पल में क्या हुआ। विंग को भी जब सुनता है कि उसकी सोल एक टेडी में चली गई थी तो उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा भी होता है अभी के वर्ल्ड में। वो भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है उस वक्त के लिए, यानी कि उस बात को, लेकिन उसे ट्रस्ट करना पड़ता है जब उसके डैड ये सब बताते हैं। और इसी विंग यानी कि उस वक्त के बात को विंग सोचने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुद के ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा होता है। एक दिन विंग सोया होता है तभी उसे अपने सपनों में कुछ कुछ धुंधली इमेज आ रही होती है, जैसे विंग के यानी कि वांग जी के साथ उसका पल बिताना, उसके साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना, ये सब विंग को धीरे धीरे अपने ड्रीम के थ्रू याद आ रहा होता है। और उसे जब सब कुछ याद आ जाता है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है कि मैंने अपने इतने अच्छे फ्रेंड को भूल कैसे गया। और वो जाता है जल्दी से वांग जी के पास, यानी कि सुबह हो गया, जल्दी से वांग जी के पास जाता है और वांग जी उसे देखता है, वो उसे जाके बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। और क्योंकि विंग ने वांग जी को लेंजन का पुकार होता है और उसने बताया, इसी पे विंग को बताया होता है कि लेंजर में जब वो अपने टेडी वाले रूप में था। यह सुनकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि हाँ उसके फ्रेंड को अब उसके बारे में सब कुछ याद है। मगर वांग जी अब विंग को फ्रेंड नहीं बल्कि उसे ज़्यादा ही मानता था और विंग को भी कुछ पल एक दूसरे के साथ रहने के बाद रियलाइज़ हो चुका होता है कि हाँ अब वो दोनों फ्रेंड नहीं बल्कि एक दूसरे को उससे ज़्यादा ही एक दूसरे को मानते हैं। और विंग वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। एक दिन विंग पूरा डेकोरेशन तैयारी करने के बाद वांग जी को प्रपोज करते हैं और वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। विंग वांग जी को उसी वक्त खींच के बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करता है और उसके लिप्स पे बहुत ही पैशनेट किस करने लगता है और उनका ऐसे ही दिन बीत रहा होता है। विंग चांगसे को भी जब पता चलता है कि विंग वांग जी से प्यार करता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वह मिस्टर लैन से बात कर विंग वांग जी की मैरिज फिक्स करवा देते हैं। जब लैन चिरेन को पता चलता है कि वेन रोहान किस टाइप का पर्सन था, उसके इतने इलीगल काम थे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है वेन रोहान पे, लेकिन उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी होती है और उससे पूरा अपना कॉन्टैक्ट भी लैन कुरैन सारा तोड़ देते हैं और वो भी इस मैरिज के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें बस अपने बच्चे की हैप्पीनेस चाहिए थी। और इसी के साथ हमारा कहानी होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये स्टोरी पसंद आया होगा और आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।